आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद करते हैं कि सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और हम लोग देखिए क्या है कि पॉलिटी पढ़ रहे हैं। और पॉलिटी में पार्ट्स जो है भारत के संविधान के भाग, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आधे पार्ट्स जो है हमने लगभग कवर कर लिए थे भारतीय संविधान के भाग। और कुछ जो बचे रह गए थे वो हमको आज कवर करने हैं। ठीक है, तो एक बार इस पे ज़रा नज़र डाल लीजिए जिन लोगों ने पहले क्लास इसकी देखी होगी। ये वाले पार्ट्स, पार्ट नंबर 4 तक थे। 4A, 5, 6, 7, 8 है ना। ये सारे के सारे 9A, 9B। ठीक है, हम लोगों ने देखो 9B तक जो है यहाँ तक पार्ट अपने कवर कर लिए थे। उसके बाद अभी आगे से जो है पार्ट्स जो है हमको देखने हैं कि उन पार्ट्स में क्या है और कितने से कितने आर्टिकल हैं। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार देखते हैं। तो देखो, पार्ट नंबर 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, और आर्टिकल कितने से कितने तक हैं देखो ज़रा। 244 से आर्टिकल 244 ए तक हैं। ठीक है, तो एक बार देखो पार्ट नंबर 10। मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ भी है। और एक बार ऐसे देख लो, पार्ट नंबर 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, तो एक बार लिख दूं मैं, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। ठीक, अब अनुसूचित और जनजातीय जनजातीय क्षेत्र। ठीक, और ये आर्टिकल कितने से कितने तक हैं ज़रा बताओ। आर्टिकल नंबर 244 से लेकर, मतलब प्रिंटेड है तुम्हारे पास, लेकिन आप लोग नोट्स के लिए बहुत परेशान रहते हैं, नोट्स नहीं बन पा रहे हैं, ये है वो है। और मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि एक बार ये क्लास आराम से करो। क्वेश्चन एक बाहर नहीं जाएगा, बस अगर सिलेक्शन लेना है तो ध्यान से बस जैसे मैं कराते जा रहा हूँ वैसे करते जाओ। अगर जो कोई दिक्कत है तो यहीं पर जो है लिख कर पढ़ाइए। देखो, अब मैं क्या बताऊँ आपको कि ऑनलाइन मेरे को आपने बहुत कम देखा है, ऑफलाइन बहुत पढ़ाया है। और ऑफलाइन में मतलब, अब अगर जो कभी ऑफलाइन वाला बच्चा आपसे टकरा जाए, मेरा नाम विकास मिश्रा है, तो मैंने जो वहाँ पर नोट्स लिखाए हैं, मैंने यहाँ तक कहा है कि कोई भी एग्ज़ाम आर ओ यहाँ तक पीसीएस वाला और जितने भी वनडे के एग्ज़ाम हैं, लगभग जो है 100% कोई सत्य नहीं होता, लेकिन नोट से बाहर जाता नहीं है वहाँ पर। अभी तक तो यही था। तो एक बार बस भरोसा थोड़ा सा बिलीव बनाकर, ठीक है, और चलिए, और धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। थोड़ा सा भाई, मैं आप लोग इतना ज़्यादा हो हल्ला काटते हो तो थोड़ा सा लिखने की भी कोशिश कर रहा हूँ। और ये बताइए, ठीक अभी आपको कैसा लग रहा है, सही लग रहा है कि नहीं सही लग रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा, चलो ठीक है, लिख देते हैं। और मैं जब भी पढ़ाया करूँ, मैं आपको क्वेश्चन ला के दिखा दूंगा आपके एग्ज़ाम के। ठीक है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएंगी। और जो है अभी देख लो कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र तो हल्के हल्के हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हुए निकलेंगे। और मेरे सब्जेक्ट में मैं आपको फिर से बता दूं कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार यही चीज़ आपसे कह रहा हूं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चाहे 1000 बार बुलवा लो यही चीज़, चाहे कैसे भी बुलवा लो। एक बार बस ये है कि अभी हो सकता है कि नहीं आएगा बिलीव, तो पेपर जब हो जाएगा और मेरे नोट्स जब आप उससे मिलाओगे तब बिलीव हो जाएगा। तो आराम से जो है करते जाओ। मतलब शायद आप मेरे बारे में ना जानते हो, लेकिन धीरे धीरे वो जानने भी लगेंगे। और मैं बस यही कहता हूँ कि ये बहुत आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैं पढ़ाऊँगा, जो एग्ज़ाम के लायक होगा आपके लिए। अब देखो, पार्ट नंबर 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अब अगर जो कोई पूछे कि अनुसूचित और जो जनजातीय क्षेत्र हैं इनमें क्या है, तो पहले तो आप मेरे को ये बताइए, अब सामने से बताओ ज़रा, कि पाँचवीं और छठी शेड्यूल क्या थी। पाँचवीं और छठी शेड्यूल। ठीक, सर स्टार्ट से नोट्स कैसे बनाएं। सर नोट्स साथ में नहीं बना पा रही हूँ। अच्छा, तो नोट्स तो तुमको बने बनाए मिल ही जाते हैं।
मैंने तो ये देखा है कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हूबहू बिल्कुल वैसे वैसे जो है आपके नोट्स प्रिपेयर करके यहाँ से आपको दे दिए जाते हैं। तो अगर जो मेरे साथ साथ लिखना है तो मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो। अगर जो नहीं टाइम है तो वो वाला जब आए, मतलब जो आपके अपलोड किए जाएँ वहाँ से पढ़ लेना, बिल्कुल यही वाला आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात है, मैं अपने जैसे कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको ये बता दूँ जो पढ़ा रहा हूँ उसको बस रिवाइज़ कर लेना। रिवाइज़ इन द सेंस ऑफ, जैसे कि अभी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, आपके पास नोट्स आया, बस सरसरी निगाह से उसको देख लो, वरना भूल जाओगे। बस देख लो, 10 मिनट देख लो, ठीक है? 1-2 दिन के बाद फिर 10-15 मिनट देख लो, बस देख लो। इतना ही बस चाहता हूँ मैं। आप देखेंगे कि सबसे ईज़ी सब्जेक्ट आपका ये हो जाएगा, ठीक है? तो एक बार देखो, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अब अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र में है क्या? तो पहले हम 5वीं और छठी शेड्यूल, और 5वीं और छठी शेड्यूल जिनको नहीं पता है वो पहला वाला वीडियो देख के आएँ। मैंने कहा था कि ट्राइबल अपने यहाँ पर लोग हैं, जनजातीय अपने यहाँ पर लोग हैं। तो जनजातीय लोगों की कंडीशन अलग है, संस्कृति अलग है, तो उनको एक ही कोड़े से नहीं हाँका जा सकता। लोग अलग हैं तो उनके लिए कानून भी अलग होने चाहिए। तो हमारे यहाँ पर वो जो जनजातीय लोग हैं उनके क्षेत्रों के नाम, जहाँ पर वो रहते हैं, वो वाले नाम आपको तो 5वीं और छठी शेड्यूल में मिलेंगे। लेकिन उनका प्रशासन कैसे चलाया जाएगा वो कहाँ पर है? वो यहाँ पर है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी 5वीं वाली शेड्यूल है, ठीक? जो आपकी 5वीं वाली अनुसूची है, और जो छठी वाली जो आपकी शेड्यूल है, इसका प्रशासन कैसे चलाया जाएगा? इसका प्रशासन कैसे चलाया जाएगा? कैसे चलाया जाएगा, ये है यहाँ पर। उनके लिए कौन कौन से अलग कानून बनाए जाएंगे, कैसे उनका प्रशासन चलाया जाएगा, ये कहाँ पर है? पार्ट नंबर 10 में है, क्योंकि टाइटल क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ठीक है? आर्टिकल इतने से इतने तक। उसके बाद देखो जरा टाइटल क्या है। उसके बाद टाइटल देखो, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, और इसके आर्टिकल देखिए 245 से 263, 245 से 263। मतलब जनरली क्या है, अब आपने इतना हल्ला काटा है ना, तो फिर मैं सोचता हूँ कि ठीक है भाई थोड़ा लिख दूँ। अदरवाइज जैसे मैं नोट्स ये मैंने आपको दिए थे ना, बस इसको एक बार आप देखते हो, ठीक है? और बस देखते हो, बस जो मैं पढ़ाते जाऊँ वो बस देखते जाते, आपका काम हो जाता, ठीक है? बहुत शॉर्ट में नोट्स बनते, ठीक है? और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बनते। लेकिन फिर भी चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्के से लिख भी देता हूँ, है ना? आप अगर जो बाद में पढ़ें तो आपको थोड़ा सा मतलब याद आ जाए कि चीज़ें क्या थी, ठीक? तो पार्ट नंबर 10, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है? अब एक बार देखो, यहीं पर मैं लिख रहा हूँ, तो पार्ट नंबर 10। अब देखो पार्ट नंबर जो 10 है, लेकिन दोबारा मेरे को बस लिखना पड़ेगा, इतना है, भाग नंबर 10, ठीक है? और भाग नंबर 10 में क्या है? रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। आप कह सकते हैं संघ, संघ और राज्य के बीच में संबंध, संघ एवं, संघ एवं राज्य के बीच संबंध, संघ एवं राज्य के बीच संबंध, ठीक है? तो इसका मतलब संघ एवं राज्य के बीच संबंध का मतलब क्या है? संघ एवं राज्य के बीच का संबंध का मतलब है केंद्र और राज्य के बीच में रिलेशन कैसा है। और इसका सिंपल सा देखो मतलब ये हो गया कि केंद्र, केंद्र, ठीक है, एवं राज्य, केंद्र एवं राज्य कानून कैसे बनाएंगे, कानून कैसे बनाएंगे, कानून कैसे बनाएंगे, किस सब्जेक्ट पर कौन कानून बनाएगा? केंद्र किस पे बनाएंगे, ठीक है? राज्य किस पे कानून बनाएंगे, ठीक? शेड्यूल से बनाना स्टार्ट करते हैं क्या सर? पार्ट नंबर 11 है। हाँ तो पार्ट नंबर 11 लिखा तो है। मतलब संघ एवं राज्य के बीच संबंध का मतलब केंद्र कैसे कानून बनाएगा, राज्य कैसे कानून बनाएगा। और इसका एग्जाम्पल देखो, बस मैं जितना बोला करूं वो ध्यान से सुन लो। बस देखो, केंद्र और राज्य के बीच संबंध का मतलब क्या है? जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर जो
राज्य कोई डॉक्यूमेंट जारी करे, बाई चांस आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया यूपी से, ठीक, अब यूपी से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया और वही वाला ड्राइविंग लाइसेंस आप दिल्ली में दिखाते हैं, चल जाता है, कोई आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। लेकिन फिर अगर जो दिल्ली वाले जैसे पुलिस ऑफिसर देखे आपका ड्राइविंग लाइसेंस और आपसे ये कह दे कि देखो हमको भी पता है कि यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस कहीं पर बस 500 रुपये ज़्यादा दो और बन के आपके हाथ में आ जाता है और आपने गाड़ी वाड़ी चला के दिखाई तो है नहीं और ये तो फर्जी है, ये भाई यहाँ नहीं चलेगा। लेकिन ये ऐसा बोल नहीं सकते। ऐसा क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि रिलेशन ऐसा है, क्योंकि संबंध ऐसा है कि अगर जो केंद्र ने कोई डॉक्यूमेंट जारी किया है तो राज्य उसको मान्यता देगा, राज्य ने अगर जो कोई डॉक्यूमेंट जारी किया है तो केंद्र उसको मान्यता देगा। आप किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी या स्टेट के कॉलेज से जो मान्यता प्राप्त है पढ़ के आइए 10th और 12th, ठीक, आप आईएएस के पेपर दीजिए, पीसीएस का पेपर दीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि अगर जो स्टेट ने कोई डॉक्यूमेंट जारी किया है तो उसको केंद्र मान्यता देगा और केंद्र ने अगर जो जारी किया है तो राज्य मान्यता देगा, ठीक है। अच्छा सर पार्ट 10 लिखा है, ठीक है ठीक है, पार्ट 11, थैंक यू, ठीक है, ये पार्ट 11 है, संघ एवं राज्य के बीच संबंध। और इसमें आर्टिकल आप बता दो कितने से कितने तक हैं, तो आर्टिकल हैं 245, 245 से 263। तो केंद्र एवं राज्य कैसे कानून बनाएंगे, किन विषयों पे कानून बनाएंगे, कैसे कानून बनाएंगे, और ये भी मैं लिख दूं कि किन विषयों पे कानून बनाएंगे, किन विषयों पे कानून बनाएंगे, किन विषयों पे कानून बनाएंगे। आज आपको बढ़िया लग रहा है कि नहीं, ये मेरे को बता दो। बनाएंगे, ठीक है, बनाएंगे, ठीक है, ठीक। तो किन विषयों पे कानून बनाएंगे, और ये मतलब इसमें ये लिखा है कि हमको पता है कि 7वीं शेड्यूल में हमने 3 सूचियाँ पढ़ी थी, है ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो उन सूचियों में क्या है, उन सूचियों में तो सब्जेक्ट हैं, विषय दिए गए हैं। 7वीं शेड्यूल आप पढ़ना जाके कि भाई केंद्र सूची में रेलवे, डिफेंस, वो सारी चीज़ें दी हैं, राज्य सूची में पुलिस है ना, लोक व्यवस्था है, तो ये सब दिया है। समवर्ती सूची में शिक्षा है, विवाह है, तलाक है, वो सब दिया है। तो वहाँ शेड्यूल में तो विषय दिए गए हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है कि जो संघ सूची है उस पर केंद्र कानून बनाएगा, जो राज्य सूची है उस पर राज्य बनाएगा, समवर्ती सूची पर दोनों लोग बनाएंगे, ठीक है। चलो ठीक, उसके बाद देखो पार्ट 12। अब जो पार्ट 12 है, भाग नंबर 12, भाग नंबर 12, ठीक, तो पार्ट नंबर 12। अब पार्ट नंबर 12 जो है वो है फाइनेंस, मतलब फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्यूट्स, वित्त संविदाएं, ठीक है। एक बार इधर देख लो, इसको पढ़ लो, कहाँ पर है, ये रहा, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ठीक है, मतलब फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्यूट्स, ये किस में है, पार्ट नंबर 12 में, आर्टिकल नंबर 264 से 300A। मतलब सिंपल सी बात है, इसमें बस ये वाला वर्ड पकड़ लो, वित्त, फाइनेंस के बारे में सब कुछ कहाँ पर है, पार्ट नंबर 12 में है। तो मैं इसको शॉर्ट में लिखूँगा, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखूँगा कि फाइनेंस के बारे में सब कुछ, फाइनेंस का मतलब हो गया पैसा, ठीक, तो फाइनेंस या पैसे के बारे में सब कुछ कहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर है, पार्ट नंबर 12 में है। और फाइनेंस या पैसे के बारे में क्या मतलब क्या है, इसमें इसका मतलब क्या है कि केंद्र, ठीक, केंद्र कौन कौन से टैक्स लगाएगा, कौन कौन से टैक्स लगाएगा, ठीक, केंद्र कौन कौन से टैक्स लगाएगा, राज्य कौन कौन से टैक्स लगाएगा, ठीक, तो राज्य कौन कौन से टैक्स लगाएगा, कौन कौन से टैक्स लगाएगा, ये इसमें है कि केंद्र कितने टैक्स लगाएगा, कौन कौन से लगाएगा, राज्य कौन कौन से टैक्स लगाएगा। और हमको देखो पता है कि केंद्र और राज्य जो टैक्स लगाते हैं उसमें केंद्र ज़्यादा टैक्स लगाता है। अच्छा ये है क्यों, देखो अपना जब देश बन रहा था
तो अपना जब देश बनाया जा रहा था तो पहले तो हमारी संविधान सभा को बनाने वाले जो लोग थे उनके दिमाग में ये आया कि राज्यों को लाओ ज़्यादा ताकत दे देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब पाकिस्तान बन गया और हैदराबाद के निज़ाम अलग चिल्ला रहे थे, जूनागढ़ के नवाब अलग, जम्मू कश्मीर के हरी सिंह अलग। अब जो है, अब हमारे संविधान बनाने वाले लोगों ने सोचा कि अब अगर जो हम राज्यों को ज़्यादा पावर हमने दे दी तो गड़बड़ हो जाएगा यार। गड़बड़ क्या हो जाएगा? अगर जो राज्यों को ज़्यादा पावर दे दी तो कल को ये लोग भी जो है दूसरा हो सकता है कि कंट्री बनाने की सोचने लगें, है ना? इस वजह से जानबूझकर केंद्र को ज़्यादा ताकत दी गई है, हर टाइप की ताकत, चाहे पैसे मतलब टैक्स लगाने की पावर हो, चाहे जो भी है, केंद्र को ज़्यादा दी गई है क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी। क्लियर है? ठीक, तो सिचुएशन ऐसी थी तो केंद्र को हमने ज़्यादा ताकत दे दी है। घर में भी तो ऐसा होता है कि अगर जो भाई अगर जो देखो, अगर जो बेटा या बेटी जब तक नहीं कमाते हैं, ठीक है, सब कुछ पापा के सुनेंगे, जवाब भी नहीं देंगे क्योंकि जवाब देंगे अगले दिन से पैसा बंद हो जाएगा घर से। लेकिन जिस दिन अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, आप सोचो 2 दिन सुनेगा, 3 दिन सुनेगा, चौथे दिन जवाब दे ही देगा। तो राज्य को इतना ताकतवर मत होने दीजिए, इतने पैसे मत दीजिए कि ये जवाब दे दें ना। ज़्यादा पावर किसके पास? केंद्र के पास, और राज्यों के पास कम है हर टाइप की पावर, चाहे टैक्स लगाने की पावर। तो केंद्र अगर जो ज़्यादा टैक्स लगाता है तो राज्य का खर्चा नहीं चल पाता, राज्य इतने टैक्स नहीं लगा पाता अपने आप कि इनका खर्चा चल जाए। तो फिर क्या होता है? तो केंद्र कुछ पैसे राज्य को देता है, ठीक है, कि इनका खर्चा चल जाए। अब अगर जो देता है तो अब सोचो कि अगर जो अपनी मर्जी से केंद्र दे पैसे राज्य को, अगर जो अपनी मर्जी से दे तो क्या होगा? तो योगी जी अगर जो मांगेंगे तो फिर यहाँ 10 रुपये योगी जी मांगेंगे, 100 रुपये मिल जाएगा क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट केंद्र में भी है, बीजेपी की गवर्नमेंट राज्य में भी है। और ममता बनर्जी मांग लें 10 रुपये तो बीजेपी गवर्नमेंट कहेगी पैसे तो है नहीं, ख़त्म है। तो पैसे केंद्र देता है राज्यों को, लेकिन ये सरकार की मर्जी से नहीं दिए जाते। केंद्र राज्य को कितने पैसे देगा इसके लिए देखो क्या है कि हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। हर 5 साल में क्या बनाया जाता है? वित्त आयोग। यहाँ पर मैं इंग्लिश में लिख दूँ, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया भारत का वित्त आयोग, भारत का जो वित्त आयोग है, ठीक है, भारत का जो वित्त आयोग है उसके बारे में भी कहाँ पर है? पार्ट नंबर 12 में है। ये सब चीज़ें ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो वित्त आयोग है, अब देखो ये वित्त आयोग हम पढ़ेंगे तब प्रॉपर लिखेंगे कि ये क्या है क्या नहीं, अभी तो खाली मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, इतना बस याद रखो, हर 5 साल में एक बार ये बनाया जाता है, ठीक है। और इसका मेन काम क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में टैक्स का बंटवारा कर दे, केंद्र और राज्यों के बीच में टैक्स का बंटवारा करना। और ये जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल यार जरूर याद रखना, जरूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है। तो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 280 में है। उसके बाद देखो जरा, उसके बाद ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था, आपको पता है ना राइट टू प्रॉपर्टी? तो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार, ये पहले क्या था? ये पहले एक फंडामेंटल राइट था कि नहीं? तो संपत्ति का अधिकार ये पहले एक मौलिक अधिकार था, और अभी आपको ये बताना है कि ये किस आर्टिकल में था। तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल नंबर 31 और आर्टिकल नंबर 19(1)(f), इन दो में था। तो आर्टिकल नंबर 19(1)(f) और आर्टिकल नंबर 31 में क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन वहां से हटा दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी। और राइट टू प्रॉपर्टी अभी कहाँ है? वो अभी राइट टू प्रॉपर्टी इस आर्टिकल में लिखा है, इस आर्टिकल में लिखा है। तो आर्टिकल नंबर 300A में लिखा है, इसमें लिखा है राइट टू प्रॉपर्टी, अभी इसमें है। क्लियर है? ठीक है, तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया हर 5 साल में एक बार बनाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके आर्टिकल लिख देते हैं। तो ये जो टोटल वित्त वाली, पैसे वाली चीज़ें जितनी भी हैं, ये आर्टिकल नंबर 264 से
300 ए मतलब पैसे वाली टैक्स वाली कोई भी चीज होगी वो 264 से 300 ए के बीच में ही होगी। बहुत बढ़िया आदित्य कुमार पांडे कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44वें संविधान संशोधन से ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये मौलिक अधिकारों से हटाकर इसमें रखा गया था। ठीक है, पार्ट नंबर 12। ठीक है, चलो उसके बाद जरा टाइटल पढ़ो, टाइटल 13 का पढ़ो। तो ये रहा, देखो संघ और 13 कौन सा है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। तो है तो लंबा चौड़ा नाम की व्यापार, वाणिज्य, समागम नहीं, बस इतना याद रखो। 13 में क्या है? ट्रेड, व्यापार। बस व्यापार से जुड़ी जितनी चीजें हैं वो आर्टिकल नंबर 301 से 307 के बीच में है। ठीक है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं, एक बार देखो जरा। तो पार्ट नंबर कितने हो गए थे? 12 हो गए थे, और पार्ट नंबर 13। तो मैं बहुत शॉर्ट में यहाँ पर लिखूंगा कि पार्ट नंबर 13 में क्या है? ट्रेड है। ठीक है, ट्रेड का मतलब क्या? ट्रेड का मतलब व्यापार है। और व्यापार में आर्टिकल, तो आर्टिकल जो है इसमें 301 से और 307 तक है, इतने हैं। और इसमें क्या दिया गया है देखो, समझने पे ज़्यादा जोर दिया करो। जैसे कि अपने यहाँ पर जब इंडिया था तो इंडिया में क्या था कि राजे रजवाड़े थे। अब राजे रजवाड़े अगर जो थे तो एक तरफ हैदराबाद के निजाम बैठे हैं, एक तरफ मराठे बैठे हैं, एक तरफ राजपूत बैठे हैं। अगर जो दो राजाओं की आपस में बनती है तो भाई आ जाओ व्यापार कर लो, लेकिन जैसे नहीं बनती है तुरंत बैरियर लगा दिया जाता था, नहीं 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 आप हमारे क्षेत्र में नहीं आएंगे, प्रॉब्लम है। क्या करें? अब भारत हो गया आज़ाद, अब भी अगर जो ऐसी चीज़ें जारी रहेंगी तो एक एकीकृत भारत, यूनाइट इंडिया कैसे बन पाएगा? क्योंकि पहले तो क्षेत्रीय पहचान ज़्यादा थी कि मैं मराठा हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। पहले तो हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, ये भाव ही नहीं था। पहले रीजनल आइडेंटिटीज़ जो थीं, क्षेत्रीय पहचान, वो ज़्यादा हावी थी। और भारत गुलाम बन गया, मुट्ठी भर लोगों ने इतने सारे लोगों को अगर जो कॉलोनी या गुलाम बना लिया तो उसका सिर्फ रीज़न ये था कि हमारे अंदर नेशनलिटी का अभाव था, राष्ट्रवाद नहीं था। हम भारतीय हैं, हम ऐसे सोचते ही नहीं थे। हैदराबाद के जो निजाम हैं उनके लिए हैदराबाद उनका देश था, झांसी की रानी के लिए झांसी उनका देश था, राजपूतों के लिए राजपूताना उनका देश था, इंडिया देश ही नहीं था। और अंग्रेज लोगों ने एक दूसरे को लड़ाते हुए राजाओं को पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया। हमने सोचा कि ये बैरियर्स अगर जो रहे तो गड़बड़ हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पर देखो पार्ट नंबर 13 में व्यापार करने की आज़ादी दी गई है। और व्यापार करने की आज़ादी का देखो मतलब क्या है? तो व्यापार करने की आज़ादी का मतलब ये है कि मतलब यहाँ पर कहा गया है भारत के राज्य क्षेत्र में, क्या कहा गया है? भारत में, ठीक है, भारत में, भारत में व्यापार, भारत में व्यापार करने, भारत में व्यापार करने की आज़ादी दी गई है। क्या दी गई है? व्यापार करने की आज़ादी दी गई है। ठीक है, अब खुश हो, है ना? वरना देखो क्या था कि मैं पहले पढ़ाता तो था लेकिन ट्रेड मतलब लिखा समझा बहुत सारा दिया, लेकिन इसके नीचे ये जो मैंने अभी लिखा है ना तो लिखता नहीं था। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, बस आप सेटिस्फाई होने चाहिए, है ना? और बाकी मतलब क्वेश्चन देखो, तुम लोग बहुत परेशान रहते हो कि क्वेश्चन कैसे आएंगे और क्वेश्चन ये सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। और अरे सिलेबस भी कंप्लीट होगा आपका पूरा, ठीक है, ये मेरे पे छोड़ दीजिए, मेरे सब्जेक्ट की बात, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। और दूसरी बात ये है, इतनी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन लेने के लिए अगर जो आपने बैच परचेज कर लिया है, मतलब सारे टीचर अपने अपनी जगह पर पढ़ा रहे हैं, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अगर जो पढ़ा रहा हूँ तो पॉलिटी की जिम्मेदारी मेरे जिम्मे छोड़ दीजिए, टेंशन ना लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। अगर जो यहाँ पर मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो इसकी जिम्मे आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक। अब देखो पार्ट नंबर 13, उसके बाद देखो, उसके बाद में पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 14। अब पार्ट नंबर देखो 14 क्या है?
पार्ट नंबर 14 है ट्रिब्यूनल, नहीं ट्रिब्यूनल पार्ट नंबर 14 ए में है, ठीक है। यहाँ पर देखो सर्विसेज हैं, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं। एक बार इसको जरा पढ़ लो आप, कहाँ पर गया, हाँ, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, और आर्टिकल देख लो जरा 308 से 323 हैं। तो हम लोग खाली ऐसे लिखते हैं कि पूरा लिखूं, केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं, चलो ऐसे लिख देते हैं ना, आप भी खुश रहो बस। तो मैंने केंद्र लिखा, ठीक है, और राज्य लिखा, केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं, के अधीन सेवाएं, ठीक है, के सेवाएं। अब देखो यार, मैं अपनी बताता हूँ। अगर जो मैं इसको पूरे ऐसे ऐसे लिख दूँ ना, केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं पूरी लाइन में, तो मैं अपनी बताता हूँ, मुझे लाइन अगर जो 2-3 लिखी होती है ना, तो वो याद नहीं होती हैं। अगर जो जैसे लंबी लंबी लाइनें अगर जो लिख दी जाए ना 2-3, तो मेरा दिमाग फिर ये कहता है कि इसमें कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन सी चीज़ याद करनी है, क्योंकि पूरी 3 लाइनें तो याद नहीं होंगी। तो हमेशा कोशिश किया करो कि ऐसे अपलोड करा दीजिए सर लाइव एंड, तो बाद में देख सकूं। ठीक है सर, वीडियो अपलोड करा दिया करो, ठीक है सर। इतनी टेंशन लेंगे तो पढ़ेंगे कब, वही तो कह रहा हूँ, इतनी टेंशन क्यों लेते हो यार। मतलब मैं कह तो रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, शायद अभी ना बिलीव हो, पेपर के बाद आपको बिलीव हो जाएगा। तो जैसे आराम से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ते चलो, और आपकी डिमांड पर मैंने लिखना शुरू कर दिया है। ये मान लो मैंने आज तक कभी इससे पहले, मतलब जैसे मैंने तुमको पढ़ाता था ना, लिखता था, जैसे कि ये वाले पार्ट हैं, ये वाले जैसे पार्ट दिए, तो पार्ट दिए, मैं ये नहीं बनाता था कि ये प्रिंट आउट, बस हाथ से लिखता था, ये पार्ट लिख दिए और आर्टिकल लिख दिया, समझा दिया, और ये लिख दिया कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इसमें है। लेकिन फिर भी चलो, मैंने ये सोचा आप लोगों के मैसेज वगैरह देख के, कि जैसे कि मैंने ये सोचा कि जैसे मैं जब लिखता हूँ, तो जैसे कि ऐसा नहीं मैप बना दिया, क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, तो मेरे दिमाग में ये भी आया कि आप लोग जैसे जॉब वॉब करते हैं, या तो आपको कम टाइम मिलता है होगा, तो हो सकता नोट्स समझ में ना आता हो भाई। मेरे नोट्स के लिए ज़रूरी ये था कि आप जैसे मेरे से पढ़ के जाएं और थोड़ा सा बस रिवाइज कर लें, बस एक नज़र डाल लें, तो आपको सारी चीज़ क्लियर रहेगी। लेकिन फिर मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा लिख दूं, है ना, जिससे कि आपको चीज़ याद आ जाए। बाकी सुनते रहिए, कितनी बार कहलवाओगे मेरे से, सुनते रहिए मेरी क्लास। और ये भी बता दूं, आपने कोई बैच पढ़ा हो, कुछ लिया हो, ठीक है, सारे बैच सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, लेकिन ये आराम से पढ़िए, ठीक है। और पॉलिटी जो है आराम से बहुत अच्छी आपकी हो जाएगी, मतलब पॉलिटी आपको आ भी जाएगी, और साथ साथ में क्या होगा कि आपका एग्जाम में भी पॉलिटी गलत नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम कब तक, वही तो कह रहा हूँ, इतना क्यों टेंशन लेते हो यार। ठीक है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, अब देखो जरा, केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं, तो केंद्र और राज्य के अधीन सेवाओं का मतलब क्या है, केंद्र और राज्य के अधीन सेवाओं का मतलब ये है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये किसके अधीन सेवा होती है, ये केंद्र के अधीन सेवा होती है ना। तो केंद्र के अधीन जो सेवा होती है, मतलब केंद्र के लेवल पर ए ग्रेड और बी ग्रेड की जो जॉब्स हैं, उनमें नियुक्तियां करने के लिए हमारे पास संघ लोक सेवा आयोग है। आईएएस आईपीएस वो सब एनडीए सीडीएस का पेपर लेते हैं। ऐसे हर एक राज्य में क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, हर एक राज्य में क्या होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसकी तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि यूपीएससी की आपको फुल फॉर्म पता है, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और राज्य लोक सेवा आयोग। चलो लिख दूं ये भी भाई, वरना आप लोग हो हल्ला काटने लगो, है ना। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये तो अभी देखो आपने देख ही लिया कि इसके सारे के सारे जो आर्टिकल हैं, इसके सारे के सारे जो आर्टिकल हैं, वो आर्टिकल नंबर 308 से लेकर 323 के बीच में है। लेकिन अगर जो कभी आपसे यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आए, यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आए, तो इनके जो आर्टिकल हैं, इन दोनों सर्विसेज के बारे में आर्टिकल नंबर
315 से 323 के बीच में दिया है, 315 से 323 के बीच में दिया है। मतलब क्योंकि ये सेवाएं हैं तो और भी गवर्नमेंट जॉब्स की यूपीएससी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा वो सब कुछ जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी के बारे में इनमें है 308 से 323 में। लेकिन एग्जैक्ट यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ही बारे में 315 से 323 के बीच में है। और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी तुमसे आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा कि बताइए यूपीएससी किस आर्टिकल में है, तो वो ये सारे आर्टिकल नहीं देते, वो सिर्फ 315 देते हैं। ध्यान रखना 315, क्योंकि पूछते 315 ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद पार्ट नंबर 4A है, ठीक है, और भाग नंबर जो 14A है, तो भाग नंबर 14A ये बाद में देखो जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा गया, और बाद में जोड़ा गया तो पिछली क्लास आप देख के आना, ठीक है। और मैं यहाँ पर शॉर्ट में ही अब लिखूँगा कि कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये कब किया गया था, तो 1976। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे CAMA क्या है, तो 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है। टोटल 106 संशोधन हुए हैं, इसके द्वारा ये ऐड किया गया है। और ऐड अगर जो किया गया है मैंने पिछली क्लास में बताया है आपको, ठीक है। और इसका देखो टाइटल है ट्रिब्यूनल्स, क्या है, ट्रिब्यूनल्स है या अधिकरण है। अब अधिकरण है तो पहली बात तो इसके जो आर्टिकल हैं, टोटल जो आर्टिकल हैं ज़रा देखो कितने से कितने तक हैं, तो आर्टिकल 323A से और आर्टिकल 323 है ना B, इतने आर्टिकल हैं। और ये जो ट्रिब्यूनल है ये क्या होते हैं ये ट्रिब्यूनल जो होते हैं विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए न्यायालय। ट्रिब्यूनल किन्हें कहते हैं, विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए न्यायालय, बनाए गए न्यायालय, विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए न्यायालयों को क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूनल। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि दिल्ली में NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित पीठ, तो वहाँ पर सिर्फ इन्वायरमेंट वाले रिलेटेड मुद्दे ही चलेंगे, रेप का केस नहीं चलेगा। जिस काम के लिए बनाया गया है वही वाला केस वहाँ पर चलेगा। जैसे कि कंज्यूमर फोरम, उपभोक्ता, तो उपभोक्ता अदालत है तो वहाँ पर सिर्फ कंज्यूमर से रिलेटेड इश्यूज डील किए जाएंगे, है ना, वहाँ पर रेप मर्डर का केस थोड़ा ना चलेगा। तो ऐसे कोर्ट जो स्पेशल एम के लिए बनाए जाते हैं उन कोर्ट्स को क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूनल, अधिकरण। बहुत बढ़िया, अधिकरण, ठीक है तो ये देखो हो गया पार्ट नंबर 4A, यहाँ पर लिखा भी है। उसके बाद देखो निर्वाचन है, ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद निर्वाचन है, तो यहाँ से हम लोग करते हैं पार्ट नंबर 5 और सॉरी पार्ट नंबर 15, 5 नहीं 15। तो इसका मतलब 15 जो है इसमें क्या है, इसमें इलेक्शन के बारे में है, इलेक्शन, ठीक है। और इलेक्शन का मतलब हो गया निर्वाचन। तो निर्वाचन का मतलब क्या हो गया, निर्वाचन का मतलब पहली बात तो आर्टिकल लिखो कितने से कितने तक हैं, तो आर्टिकल नंबर 323 तक तो पहले ही कवर कर चुके हो, तो 323 के आगे से आ जाओ, 324 से लेकर 329A, 329 से इतने तक आर्टिकल हैं। अब इसमें देखो है क्या, तो इसमें रेड पेन ले लेता हूँ। इलेक्शन में देखो क्या है, एक तो भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग के बारे में है इसमें, भारत का निर्वाचन आयोग। और भारत का निर्वाचन आयोग, इसको इंग्लिश में बोलते क्या हो आप बताओ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है ना वो किस आर्टिकल में है, अगर जो ये आपसे पूछे ना तो क्या बताओगे, आर्टिकल नंबर 324, 324। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें लिख रहा हूँ हमेशा पूछता है। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है ये आर्टिकल नंबर 324 में है, ठीक। और यहाँ पर देखो भारत में भारत का निर्वाचन आयोग, ये जो भारत का निर्वाचन आयोग है ये कैसे कैसे काम करवाएगा, मतलब
चुनाव कैसे होंगे इंडिया में, इसके बारे में है। और आप ध्यान दो कि जितने भी इम्पॉर्टेंट चुनाव हैं वो भारत का निर्वाचन आयोग ही करवाता है, चाहे राष्ट्रपति का हो, चाहे उपराष्ट्रपति का हो, और चाहे लोकसभा का हो, और चाहे राज्यसभा का हो। इंडिया में जितने इम्पॉर्टेंट चुनाव हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है, बस दो चुनावों को छोड़कर। कौन से दो चुनाव छोड़ने हैं? एक तो पंचायत वाला छोड़ देना है, और नगर पालिकाओं वाला छोड़ देना है, म्यूनिसिपैलिटी वाला छोड़ देना है। क्योंकि पंचायत और नगर पालिकाओं वाले जो दो चुनाव हैं ये राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और इनके दो चुनावों को छोड़कर जितने भी इंपॉर्टेंट चुनाव हैं वो कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, वो पार्ट नंबर 9 में है। ठीक है, यहाँ पर मैं चलो लिख भी देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 9A में दिया है। ये लिख दूं मैं? ठीक है, बारे में पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 9A में दिया है। और भी मैं लिख देता हूँ, चलो। राज्य निर्वाचन आयोग, इसके बारे में, ये ध्यान देना सब, इसके बारे में, अब इतना मेरे से आप लिखवा रहे हो, इसके बारे में पार्ट नंबर 15 में नहीं है। ध्यान देना, पार्ट 15 में, ये मैं बोल के निकलता था पता है, पार्ट नंबर 15 में नहीं है। ठीक है, ठीक। और ये ध्यान देना। अब देखो, अब थोड़ी बहुत चीजें आप ध्यान दो कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाएगा। इन दो चुनाव को छोड़कर बाकी सारे चुनाव कौन करवाएगा? भारत का निर्वाचन आयोग। और भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में कहां पर है? पार्ट नंबर 15 में। ठीक है, उसके बाद आ जाओ पार्ट नंबर 16। और पार्ट नंबर 16 का टाइटल देखिए क्या है? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के लिए के संबंध में विशेष उपबंध हैं। तो स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, एंग्लो इंडियंस एंड बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए विशेष उपबंध है। आर्टिकल देख लीजिए 330 से 342। तो देखो मैं ऐसे लिखता हूं, विशेष उपबंध। ठीक है, क्या है? विशेष उपबंध। और विशेष उपबंध जो है ये किनके बारे में है? तो किनके बारे में है? एक तो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, SC ST के बारे में है। और दूसरी बात अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां। और यहाँ पर मैंने लिखा एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय। और साथ साथ में जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग, इतने लोगों के बारे में, पिछड़ा वर्ग, इतने लोगों के बारे में विशेष उपबंध है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय, पिछड़ा वर्ग। अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में आप जानते हो। ठीक है, और आंग्ल भारतीय का मतलब क्या है? आंग्ल भारतीय का मतलब ये होता है कि एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि जैसे कि जो लोग मूलतः यूरोप से हैं, उनके बाबा दादा नाना नानी यूरोप के रहने वाले हैं, लेकिन अभी वो लोग भारत में आके रहने लगे हैं और भारत की नागरिकता भी मिल गई है। तो बाई ओरिजिन वो एंग्लो हैं, अंग्रेज हैं, लेकिन अभी उनको क्या है? भारत की नागरिकता मिल गई है, तो वो इंडियन हो गए हैं, एंग्लो इंडियन। तो देखो SC ST, आंग्ल भारतीय और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। विशेष उपबंध का मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इन लोगों के लिए
संसद, संसद मतलब पार्लियामेंट हो गया, और संसद एवं राज्य विधानमंडल एवं राज्य विधान मंडलों में, राज्य विधान मंडलों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मतलब हमको पता है कि पहले, हालांकि एंग्लो इंडियन जो है वो अभी तो ख़त्म हो गया है, पहले लोकसभा में 2 सीटें एंग्लो इंडियंस के लिए नॉमिनेट होती थी। राष्ट्रपति 2 लोगों को नॉमिनेट करता था, मनोनीत करता था। कैसे है, क्या है, वो जब पार्लियामेंट आएगा तब देखेंगे। दूसरी बात हमको पता है, लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में SC STs के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर है, ध्यान देना। सिर्फ मैंने लिखा है कि संसद और राज्य विधान मंडलों में इनकी सीटें आरक्षित होती हैं, लेकिन इनको आरक्षण तो जॉब में भी मिलता है। आरक्षण तो एजुकेशन, जब यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन लेने जाओ तब भी मिलता है SC ST को। तो वो जॉब वाला और एजुकेशन वाला आरक्षण यहाँ नहीं है, पार्ट 16 में नहीं है, वो फंडामेंटल राइट में है। ठीक है। और इसके लिए देखो आर्टिकल जो दिए गए हैं, वो आर्टिकल कितने दिए गए हैं पार्ट नंबर 16 में, मैं ऐसे करके लिख देता हूँ। ये पूरा मैंने ऐसे किया, और यहाँ पर देखो आर्टिकल तो आर्टिकल नंबर 330 से 342, ठीक है। तो 342 तक हो गया। उसके बाद ज़रा आगे आ जाइए। आगे क्या है देखो, राजभाषा है ना, और आपातोपबंध है और प्रकीर्ण है। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया पार्ट नंबर 16। अब देखो पार्ट नंबर 17। तो पार्ट नंबर 17, और पार्ट नंबर 17 में देखो क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा के बारे में दिया है, ठीक है। और राजभाषा के बारे में अगर जो दिया है, तो पहली बात अभी हम इसकी बात करते हैं। पहले इसके आर्टिकल लिख दें। 342 तक तो वहीं पर आप कवर करके आए थे, तो 342 के आगे से शुरू हो जाओ, यही तो बात है। तो कहाँ तक, 343 से लेकर और 351 तक यहाँ पर हैं। अब ऑफिशियल लैंग्वेज का देखो मतलब क्या है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब है, राजभाषा का मतलब सरकारी कामों में कौन सी भाषा हमारे यहाँ पर यूज होगी। तो जो भाषा सरकारी कामों में यूज होगी उस भाषा को बोलते हैं राजभाषा। तो अपनी राजभाषा हिंदी है, ठीक। तो राजभाषा कौन सी है, हिंदी है, ठीक है। लेकिन साथ साथ में इंग्लिश का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारी राजभाषा हिंदी है। और लिखा यह गया था कि शुरू के 15 सालों तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी यूज की जाएगी। तो शुरू 15 सालों तक हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी चली ऑफिशियल काम में, और 15 सालों के बाद इंग्लिश यूज होगी कि नहीं, ये राष्ट्रपति एक कमीशन बनाएंगे। वो कमीशन बताएगा कि आगे हिंदी के साथ इंग्लिश चलेगी कि नहीं। तो राष्ट्रपति ने कमीशन बनाया, और उस कमीशन ने कहा कि भाई अब अनलिमिटेड टाइम तक हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी चलेगी, ठीक है। इसका मतलब देखो क्या है, राजभाषा तो हिंदी ही है, लेकिन हिंदी की जो सहयोगी भाषा है वो कौन सी है, अंग्रेजी भाषा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हिंदी की सहयोगी भाषा, तो हिंदी की कौन सी सहयोगी भाषा कौन सी है, अंग्रेजी है, अंग्रेजी। तो ऑफिशियल लैंग्वेज कोई पूछे तो हिंदी ही बताना है। हिंदी के साथ साथ में क्या यूज किया जाता है, इंग्लिश यूज की जाती है। तो इंग्लिश सहयोगी भाषा है, ठीक है। और ये जो मैं 15 साल वाली बात आपको बता के गया, यूपी PCS का पेपर उठाना जाके, उसमें सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछा गया था कि शुरू में कितने सालों तक हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश के यूज करने की परमिशन दी गई थी। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, एग्जैक्ट मुझे ऑप्शन भी वही वाले याद हैं। तो 15 साल, लेकिन बाद में 15 साल के बाद राष्ट्रपति ने कमीशन बनाया, उस कमीशन ने कहा लिमिटेड टाइम वाली बात है ना, ठीक है। अब देखो ज़रा इधर आ जाओ, पार्ट नंबर 17 हो गया। अब देखो ज़रा पार्ट नंबर 18। तो पार्ट नंबर जो 18 है उसमें देखो क्या है,
उसमें इमरजेंसी दी है। क्या दिया है? इमरजेंसी। और इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकाल। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर देखो आपातकाल, और आपातकाल के पहली बात तो देखो आर्टिकल कितने से कितने तक हैं। तो आर्टिकल 352 से लेकर और 360 तक आर्टिकल हैं। ठीक है, और आपातकाल जो है वो 3 प्रकार का होता है। इसमें 3 टाइप का अपने यहाँ पर आपातकाल होता है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। 3 टाइप के आपातकाल का मतलब 3 टाइप का आपातकाल होता है। जैसे कि एक को बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। एक क्या बोलते हैं? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल इसके बारे में है यहाँ पर। उसके बाद में दूसरा वाला जो होता है ना, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लागू होता है? तो राष्ट्रपति शासन हमेशा याद रखो कि ये किस पे लागू हो। तो 1 सेकेंड, एक ठीक है, तो अभी आवाज़ आ रही है। तो प्रेसिडेंट रूल ये राज्यों पर लगाया जाता है। और देखो ज़रा, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। अच्छा, ये जो देखो वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल, ये एक बार भी लगा नहीं। आपको पता है कि वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा। 1991 में लगते लगते बच गया, लेकिन लगा नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुमको याद रखनी है, देखो इसमें दिया क्या गया है। तो इमरजेंसी आपातकाल, अब आपातकाल 3 प्रकार का होता है। यहाँ ये भी लिख दूं क्या? है ना, तो 3 टाइप का होता है। अब कुछ लोग ये कहने लगेंगे 3 टाइप क्यों लिखा, का होता है ये भी लिख देते, है ना। तो थोड़ा सा आपको तो एडजस्ट करना पड़ेगा। 3 टाइप का होता है। अब बढ़िया है। ठीक, अब देखो नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी में क्या है कि आपको आर्टिकल जरूर याद रखना है कि नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल नंबर 352 में है। प्रेसिडेंट रूल जो है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 356 में है। और ये जो लास्ट वाली इमरजेंसी है ये किस आर्टिकल में है? ज़रूर याद रखना है। ये कैसे लगती हैं, क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग प्रॉपर पढ़ने वाले भी हैं। ठीक है। सर 50 मिनट की क्लास करा दीजिए, गुजियाँ बनानी है हमें। अच्छा, अरे तो थोड़ा सा वेट कर लो, क्या प्रॉब्लम है? गुजिया बनानी है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा चले जाना बाद में। पार्ट नंबर 19, और पार्ट नंबर जो 19 है जल्दी से कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लो। पार्ट नंबर 19 में देखो विविध है, विविध का। और इसमें देखो आर्टिकल कितने से कितने तक है। तो आर्टिकल नंबर देखो, वहाँ तक आपने कितने कवर किए? 360 तक कवर कर लिए यहाँ पर। तो 360 के आगे से शुरू हो जाइए, 361 से और 367। इसमें देखो क्या है, विविध का मतलब जो चीज़ें कहीं पर और नहीं रखी जा सकी उनको यहाँ पर रख दिया गया, विविध में रख दिया गया, मिसलेनियस में रख दिया गया। और यहाँ पर देखो है क्या, तो यहाँ पर देखो क्या है, जैसे कि अपने यहाँ पर राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, एवं जो राज्यपाल होते हैं, एवं राज्यपाल, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को सुरक्षा दी गई है। यहाँ पर सुरक्षा का मतलब जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर जब तक वो अपने पद पर बैठे हैं तब तक आप इनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं डाल सकते। अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर बैठा है, मर्डर भी कर दे, तो इंडिया की कोई भी अदालत इसको गिरफ्तार करने के लिए वारंट नहीं इशू कर सकती। तो आप कहेंगे ये मर्डर करते ही चले जाए, तब क्या होगा? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को उसकी गद्दी से उतारो। गद्दी से उतारने का मतलब उनको रिमूव करो। अब वो राष्ट्रपति जब ना रहें फिर चाहे जो करो,
तो ये गरिमा का सवाल है, क्योंकि तो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ के कुछ विशेषाधिकार हैं, यहाँ पर कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, ठीक है, कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। और साथ साथ में यहाँ पर कुछ और भी दिया गया है, जैसे कि केंद्र राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है सही शासन चलाने के लिए, ठीक है। तो केंद्र राज्य सरकार को सही शासन चलाने के लिए, क्या चलाने के लिए, सही शासन, ठीक है, चलाने के लिए निर्देश दे सकता है, निर्देश दे सकता है। मतलब केंद्र ये कह सकता है कि भाई ऐसे ऐसे करो शासन, है ना, ऐसे ऐसे चलाओ, और राज्य सरकार को बात माननी पड़ेगी। क्लियर है? तो पार्ट नंबर 19 हो गया। और पार्ट नंबर 20 जल्दी से देख लो, पार्ट नंबर 20। और पार्ट नंबर जो 20 है वो संशोधन है, संविधान का संशोधन। क्या है? संविधान का संशोधन है, संविधान का संशोधन है, ठीक है। और इसमें एक ही आर्टिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल आपको ध्यान रखना है कि जो संविधान में संशोधन है वो कौन करता है, आप बताओ ज़रा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसमें दिया क्या है। तो संविधान में कुछ जोड़ना, संविधान में कुछ जोड़ना व संविधान में कुछ जोड़ना व संविधान से कुछ हटाना, इसको क्या बोलते हैं? इसको संविधान संशोधन बोलते हैं, ठीक है। और हटाना, संविधान में कुछ जोड़ना व संविधान से कुछ हटाना, और ये कौन करेगा? यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, ये संसद करती है, ये संसद करती, मतलब संसद करती है, मतलब संसद को ये राइट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी जोड़ दे या कुछ भी घटा दे। आर्टिकल नंबर 368 और टोटल 106 अपने यहाँ पर अमेंडमेंट हो चुके हैं, ठीक है। क्लियर है? 2 बस और बचे हैं, जल्दी से वो भी अपना निपटाते हैं। आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल नंबर देखो 21 क्या है। तो एक बार ज़रा रियल वाले से, मतलब जो मैं लिख के लाया था वहाँ से भी पढ़ लो आप। ये रहा, टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इसमें देखो क्या है, अस्थायी, मैं लिख देता हूँ कि अस्थायी, शॉर्ट में लिखूँगा, अस्थायी एवं कुछ अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध हैं। क्या हैं? विशेष उपबंध हैं। इसका मतलब अस्थायी का मतलब टेम्पररी एंड स्पेशल प्रोविजंस फॉर द स्टेट। हमको पता है कि भाई, जैसे कि एग्जांपल के लिए सिक्किम बहुत छोटा है, यूपी बहुत बड़ा है, कहीं पर ट्राइब रह रही हैं, कहीं पर ट्राइबल नहीं रह रहे हैं, तो सारे राज्यों को भी आप एक कोड़े से नहीं हाँक सकते, है ना। अगर जो राज्य अलग अलग हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कहीं का कल्चर कुछ है, तो कुछ राज्यों के लिए भी आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। इस वजह से कुछ एक राज्य हैं जिनके लिए कुछ अलग प्रोविजंस हैं हमारे यहाँ पर। वही बात यहाँ पर आर्टिकल 21 में कही गई है कि कुछ राज्यों के लिए यहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। और पहली बात तो इसके आर्टिकल आप देखो कहाँ से कहाँ तक हैं। तो आर्टिकल 369 से लेकर और 392 तक आर्टिकल इसमें है। और जितने भी यहाँ पर देखो, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं दूं, अब तो है हालांकि नहीं है, और कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है यहाँ पर ना। तो आप ये देखो कि जम्मू कश्मीर,
तो जम्मू कश्मीर में कौन सा आर्टिकल लागू होता था? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल नंबर 370 लागू होता था। ये तो सबको पता है, इंडिया के बच्चे बच्चे को पता है। तो 370 इसके बीच में ही तो आता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट किया गया था। लेकिन आपको याद रखना है, ये अब हटा दिया गया है, ये अब हटा दिया गया है, ये हटा दिया गया है, हटा दिया गया है या रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है। कौन सा? 370 वाला। मैं पहले क्रॉस बनाने जा रहा था, क्योंकि जनरली मेरी आदत क्या है, आज जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 और क्रॉस बना दिया, मतलब अब नहीं है। लेकिन फिर याद आया कि आप लोग हल्ला काटते हैं, है ना, कि भाई लिखो, तो चलो लिख दिया, टेंशन मत लो। ठीक, उसके बाद देखो, उसके बाद आर्टिकल नंबर 371 में राज्यों के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं, बहुत से राज्यों के लिए विशेष उपबंध हैं, राज्यों के लिए विशेष उपबंध हैं। विशेष उपबंध किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 371 में। ठीक है, और उसके बाद देखो ज़रा, उसके बाद लास्ट वाला जो टाइटल है, ये वाला मैं यहीं पर लिख देता हूँ, यहीं पर आप समझ जाना। तो आर्टिकल नंबर ये वाला जो है, संक्षिप्त नाम, देखो भाग नंबर ये 20 है, पार्ट नंबर 20, और पार्ट नंबर 20 का टाइटल है संक्षिप्त नाम। इंग्लिश वाले देखें, शॉर्ट नेम। ठीक है, प्रारंभ, कमेंसमेंट, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। तो चलो मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, पार्ट नंबर 20 एक बार देखो क्या है। तो संक्षिप्त नाम इंग्लिश वाले पढ़ लेंगे, है ना, शॉर्ट नेम। तो संक्षिप्त नाम, तो संक्षिप्त नाम का मतलब भारत का संविधान, मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या है, तो यहाँ पर संक्षिप्त नाम दिया गया है भारत का संविधान, ये शॉर्ट में नाम दिया गया है, भारत का संविधान। उसके बाद क्या है? प्रारंभ। ठीक है, तो उसके बाद दिया गया है प्रारंभ, और प्रारंभ का मतलब भारत के संविधान का प्रारंभ कब हुआ था, वही वाली डेट। तो संविधान का प्रारंभ, इसका प्रारंभ, संविधान का प्रारंभ, तो संविधान का प्रारंभ कब, ये डेट दी है 26 जनवरी 1950। ठीक है, और उसके बाद देखो क्या है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो हिंदी में प्राधिकृत पाठ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और एवं निरसन। ठीक है, ये एवं निरसन। तो हिंदी में प्राधिकृत पाठ का मतलब है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ का मतलब है मूल संविधान। देखो जरा, मूल संविधान अंग्रेजी में था, मूल संविधान अंग्रेजी में था, इसको राष्ट्रपति हिंदी अनुवाद करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ, इसको राष्ट्रपति, ठीक है, हिंदी अनुवाद करवाएंगे, ये कहा गया था। हिंदी अनुवाद करवा के राष्ट्रपति जनता के सामने रखेंगे, इसको राष्ट्रपति हिंदी अनुवाद करवाएगा और जनता के सामने रखेगा। और निरसन का मतलब होता है, क्योंकि भारत का संविधान लागू हो गया है, अभी इंडिया में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया है, तो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए सारे कानून निरस्त किए जाते हैं। अंग्रेजों के कानून निरस्त किए जाते हैं, अंग्रेजों के कानून निरस्त किए जाते हैं, निरस्त किए जाते हैं, रिपील्ड किए जाते हैं। ये है पार्ट नंबर 22। तो सारे के सारे हमने पार्ट कवर कर लिए हैं, एक बार वैसे देख लेना। कुछ लोगों को डाउट होगा कि सारे पार्ट हमने कवर नहीं किए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, ऐसे 3, ऐसे 4, ऐसे, मतलब ये ऐसे 3, 4 और फिर 5 और फिर डॉट 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 डॉट, कितने 22 भाग थे। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा 22 ही कवर किए हैं। मैं आपको बता दूं
क्योंकि ऐसे लास्ट वाला नंबर अभी भी 22 है, लेकिन अगर जो बीच में आप जोड़े गए हैं पार्ट, तो कैसे जोड़े गए हैं, 4A 9A, तो आखिरी नंबर अभी भी 22 है, लेकिन अगर जो आप इनको ऐसे जोड़ दोगे तो फिर टोटल पार्ट कितने पहुंच जाओगे, 25 पहुंच जाओगे। तो सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और नोट्स कैसे बने कैसे नहीं बने, तो थोड़ा सा आज मैंने लिख भी दिया आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी टेंशन ना लो, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पॉलिटी, मत लो टेंशन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।